This is Raju Divakar from New Scientist Shivan Public School, Unit 3, Agra. Here I am going to teach a subject Business Studies of Class 12, Chapter number 2, and the topic is Scientific Management, Part 1. So let's start. I have already discussed some topic of chapter number 2, that is meaning, nature and importance of management principles. After that I have discussed with you Scholl's principles of management. Now I am telling about two scientific management developed by F.W. Taylor. Now scientific management developed by F.W. Taylor, the background and history of F.W. Taylor. F.W. Taylor was born in 1856 in USA. F.W. टेलर का जो जन्म हुआ था यूएसए में हुआ था 1856 में. In 1878 he joined Midwell Steel कंपनी एज मेडिकल इंजीनियर और इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की थी जिसका नाम था मिडवल स्टील कंपनी. और इन्होंने अपने जो कैरियर की स्टार्टिंग की थी वो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर की थी. यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक्स. अब बेसिकली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो F.W. टेलर थे वो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर बैकग्राउंड से थे और वो साइंस फील्ड से थे. ठीक है. Using his engineering background, Taylor set out scientific study and techniques. और बेसिकली इन्होंने अपने जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को यूज़ करके इन्होंने कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ एंड टेक्निक्स डेवलप की. ही वॉज primarily concerned about the efficiency of workers and optimum utilization of resources. और बेसिकली इन्होंने दो कॉन्सेप्ट पर वर्क किया, एक तो एफिशिएंसी ऑफ वर्कर पर और दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कम से कम रिसोर्स को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूटिलाइज कैसे किया जा सके. टेलर्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन. और बेसिकली जो टेलर्स के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं वो बेसिकली डिपेंड हैं ऑब्जर्वेशन के कॉन्सेप्ट पर. ठीक है, जिसे मतलब हम ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई कर सकें. ही कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज वेयर मेथड ऑफ प्रोडक्शन लैक प्लानिंग एंड वर्किंग मेथड आर हैप्जार्ड. और इन्होंने बेसिकली ये अपनी जो मेथड है या टेक्निक्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं इन्होंने ये फैक्ट्रीज में किए थे. ठीक है, जहाँ पर क्या था कि जो प्रोडक्शन का वर्क था वहाँ जो प्लानिंग की कमी पाई गई. ठीक है, और बेसिकली एंड वर्किंग मेथड वर हैप्जार्ड. और जो बेसिकली जो वर्किंग मेथड थे वो बहुत ही ट्रेडिशनल यूज़ हो रहे थे. नाउ कंट्रीब्यूशंस ऑफ टेलर. F.W. Taylor become famous as a father of scientific management. तो बेसिकली जो F.W. टेलर हैं उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है. ही हिज मेन कंट्रीब्यूशन विच मेड हिम सो पॉपुलर वर. और बेसिकली इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया जैसा कि हम देख सकते हैं. टेलर पब्लिश बुक एंड रिसर्च पेपर एक्सप्लेनिंग हिज साइंटिफिक व्यू ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. टेलर्स ने बहुत सारी बुक्स एंड रिसर्च पेपर पब्लिश किए और बेसिकली उनका जो थीम था इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट था. His major contribution was publishing of shop management, piece rate system and principles of scientific management. और बेसिकली उन्होंने जो अपना मेन कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने तीन टर्म्स पर दिया. एक तो शॉप मैनेजमेंट, दूसरा पीस रेट सिस्टम, देन लास्ट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ही एम्फसाइजेज ऑन अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट. और बेसिकली मैनेजमेंट की जितनी भी प्रॉब्लम है उसे साइंटिफिक वे से कैसे सॉल्व किया जाए उन्होंने उस पर एम्फेसाइज किया. नाउ अभी तक हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब बेसिकली इसके बारे में जान लेते हैं, डिटेल में जान लेते हैं कि बेसिकली इसका मीनिंग क्या है. साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइन एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट. मतलब हमने मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो बेसिकली जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हैं, मैनेजमेंट की प्रोसेसिंग है, उसमें हम साइंस का किस तरीके से यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट. मतलब मैनेजमेंट के ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट में हम साइंस का यूज़ किए करें. ठीक है, और उसकी हेल्प से हम जो भी प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करें ये बताते हैं F.W. टेलर. इन जनरल लैंग्वेज it means applying scientific tools, method and trained personnel in order to increase the output. और बेसिकली अगर हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट इंक्रीज करना है तो बेसिकली हमें साइंटिफिक टूल्स, मेथड और कुछ ट्रेन पर्सन्स की नीड पड़ेगी. ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रोल ऑफ थंब बाय साइंस. और बेसिकली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो एक रोल ऑफ थंब, ठीक है,
इस वाले कॉन्सेप्ट को रिप्लेस करता है किससे? साइंस से। और रूल ऑफ थंब बेसिकली क्या है? जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो अभी तक फॉलो होते हुए आए हैं, मतलब जो हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं, ठीक है, या ओल्ड थ्योरीज पर बेस्ड हैं, उसे बोलते हैं। द मीन्स डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ विल्स एंड विशेस ऑफ मैनेजर। और बेसिकली जो भी डिसीजन लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसी ना तो बिल पर डिपेंड होते हैं और ना विश पर डिपेंड होते हैं, बट डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी कंडक्टेड बाय यूजिंग साइंटिफिक टूल। और बेसिकली जो भी डिसीजन बेस्ड होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं? साइंटिफिक स्टडीज पर। और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? किसी भी साइंटिफिक टूल्स की हेल्प से, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन डेफिनेशन related to the scientific management. The first definition is given by F.W. Taylor. It is very important definition. Scientific management means knowing exactly what you want to man to do and seeing what they do in the best and cheapest way। मतलब इसका मतलब क्या है कि बेसिकली एक तो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट को जानना, ठीक है, और दूसरा उसकी रियलिटी को पहचानना, और देन इसके बाद बेस्ट और चीपेस्ट वे में हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये बताते हैं F.W. टेलर। इसके बाद आप है ना नेक्स्ट डेफिनेशन देख सकते हो, एसोसिएशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स यूएसए। It is the art and science of preparing, organizing, and directing human efforts, applying to control the focus and utilize the material of nature for the benefits of man. Now, the next definition given by Peter F. Drucker. It is the operational study of work. Basically, ये मतलब एफ डकर हैं, ठीक है, पीटर एफ ड्रकर बोलते हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट को, वो बेसिकली क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ऑपरेशन स्टडी ऑफ वर्क, ठीक है। और बेसिकली वो हेल्प करता है टू एनालाइज द वर्क इनटू द सिंपलेस्ट एलिमेंट एंड द सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्कर्स परफॉर्मेंस ऑफ द एलिमेंट। मतलब वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस है उसे किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाए, इस पर इम्फेसाइज किया है पीटर एफ ड्रकर ने। नाउ अब बात करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली F.W. टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, या आपने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी शोल। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, और F.W. टेलर ने कुछ लिमिटेड प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। टेलर फॉर्मुलेटेड 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच आर एक्सप्लेन बिलो। बेसिकली जो F.W. टेलर हैं उन्होंने मेन 4 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ठीक है, और उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थम। मतलब इनका मतलब क्या है कि इन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल में फोकस किया है साइंस के कॉन्सेप्ट पर, साइंस पर फोकस किया है, और नॉट रूल ऑफ थम मतलब जो ओल्ड मेथड हैं, ट्रेडिशनल मेथड हैं, या जो डिपेंड हैं एक्सपीरियंस पर, ठीक है, तो उस पर ये एम्फेसाइज नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी and not on intuitions, experience and hit and miss method। बेसिकली जो F.W. टेलर हैं वो कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, कोई भी जॉब परफॉर्म की जा रही है, तो वो जॉब किसकी हेल्प से परफॉर्म की जाए? साइंटिफिक इंक्वायरी की हेल्प से। और ये कहते हैं जो भी वर्क है या जॉब है वो ना तो इंट्यूशन पर डिपेंड हो, ना एक्सपीरियंस पर डिपेंड हो, ना ही हिट एंड मिस मेथड पर डिपेंड हो, कि मतलब हमने ट्राई किया और वो हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से डिपेंड नहीं होना चाहिए। मतलब होल वर्क डिपेंड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। ही सेज दैट देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग विच इज़ नॉट इन केस ऑफ रूल ऑफ थंब। और बेसिकली ये कहते हैं कि बेसिकली हम जो भी वर्क करते हैं तो उसमें कुछ थिंकिंग की नीड पड़ती है, ठीक है, बट जो केस है रूल ऑफ थंब वाला, उसमें इस तरीके का कोई भी इम्प्लीकेशंस नहीं है। रूल ऑफ थंब बेसिकली है क्या? रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टोरशिप ऑफ मैनेजर which scientific decisions are based on cause and effect and scientific measurement of method and way of production। मतलब रूल ऑफ थंब का मतलब यही है कि अगर मान लो कोई अगर मैनेजर ने कोई डिसीजन ले लिया है और गलत डिसीजन ले लिया है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर बार के लिए वो एप्लीकेबल हो या हर बार सही हो। मे बी वन कंडीशन में वो सेटिस्फाई हो जाए और मे बी अदर कंडीशन में सेटिस्फाई ना हो, ठीक है। तो ऑल वर्क डिपेंड्स ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर। मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट का कॉज है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होना चाहिए। एंड साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेथड एंड वे ऑफ प्रोडक्शन, और मतलब अपने प्रोडक्शन वर्क में साइंस को यूज़ करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड या अदर एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी साइंस के वैल्यू है उसे यूज़ करना चाहिए। टेलर टेलर इंसिस्टेड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, ठीक है। और बेसिकली जो टेलर हैं वो साइंटिफिक इंक्वायरी पर फोकस करते हैं इनटू द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस।
ठीक है? और बेसिकली ये कहते हैं जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है उसमें भी कहीं न कहीं साइंस का यूज़ किया जाए। टेलर बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज़ एफिशिएंसी। और बेसिकली टेलर कहते हैं कि बेसिकली मेथड तो बहुत सारे होते हैं और उनमें से कोई एक ऐसा मेथड होता है जिससे क्या हो, बेस्ट अचीव हो। बेस्ट मतलब जो भी बेस्ट मैक्सिमाइज़ एफिशिएंसी हो, वो अचीव हो। ठीक है? दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू वर्क स्टडी एंड एनालिसिस। और बेस्ट मेथड हम कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं? उसे हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं किसी भी वर्क की स्टडी करके या उसे एनालाइज़ करके। द मेथड सो डेवलप्ड शुड बी सब्स्टिट्यूट ऑफ रूल ऑफ थंब। और बेसिकली जो साइंस है वो किसका सब्स्टिट्यूट माना जाता है? वो सब्स्टिट्यूट माना जाता है रूल ऑफ थंब का। ठीक है? For example, in rule of thumb, the standard time required to do a particular job is decided by the manager on the basis of past experience. बेसिकली रूल ऑफ थंब में क्या होता है कि हम उसमें इंपॉर्टेंस देते हैं पास्ट एक्सपीरियंस को। और बेसिकली इसमें क्या है, जो भी स्टैंडर्ड टाइम है वो है ना डिसाइड किया जा रहा है मैनेजर के द्वारा। और वो किसके बेसिस पर? जो भी उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है ना? Taylor insists that standard time for a job should be set up scientifically by performing time study in the organization and then the डेज टारगेट शुड बी फिक्स। और टेलर कहते हैं कि बेसिकली जो भी स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जा रहा है वो बेसिकली किसकी हेल्प से किया जाए? साइंस की हेल्प से किया जाए। मतलब कुछ साइंटिफिक तरीके यूज़ किए जाएँ जिसकी हेल्प से जो भी स्टैंडर्ड टाइम वो सेट किया जाए। ठीक है? और अगर एक बार जो स्टैंडर्ड टाइम है वो अच्छी तरीके से सेट हो गया तो कहीं न कहीं जो भी एक डे वाइज़ जो भी टारगेट है वो उम, जल्दी से अचीव हो जाएगा। Now the next principles which is given by F.W. Taylor is harmony not discord। मतलब इसका मतलब यही है कि जो F.W. टेलर है वो हार्मनी के कॉन्सेप्ट पर फोकस ज़्यादा करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी। मतलब उनका कहना यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्कर आपस में मिलकर काम करते हैं तो उसका जो वर्क है बेटर तरीके से हो सकता है और हार्मनी के कॉन्सेप्ट पर हो सकता है। ठीक है? दैट इज विथ म्यूचुअल गिफ्ट एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। और बेसिकली जब लोग आपस में मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करेंगे, काम करेंगे तो कहीं न कहीं उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। जनरली इन अ ऑर्गेनाइजेशन और इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 ग्रुप ऑफ पीपल। बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप पाए जाते हैं। एक होता है वर्कर ग्रुप, दूसरा होता है मैनेजमेंट ग्रुप। एंड बोथ द ग्रुप्स वर्क एज़ रिवल्स ऑफ ईच अदर एज़ वर्कर ऑलवेज फील दैट दे आर अन underpaid and are overburdened with the work of management always feels that workers are good for nothing। बेसिकली जो दो ग्रुप हैं, एक तो वर्कर ग्रुप और दूसरा है मैनेजमेंट ग्रुप, इन दोनों के बीच में एक तरह से कंपटीशन होता है। कंपटीशन, ठीक है? मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। जैसे वर्कर ग्रुप है तो उनका मानना यह है कि जो भी मैनेजमेंट है वो उनसे मतलब जो भी उनके सैलरी है से ज़्यादा काम कराता है, ठीक है? और उन्हें उनके अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं देता है। बट जो वर्कर्स ग्रुप है वो तो ये मानते हैं, ठीक है? पर मैनेजमेंट ग्रुप क्या मानते हैं? उनका कहना ये है कि जो वर्कर्स हैं वो हमेशा फ्री रहते हैं, ठीक है? और वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। और वर्कर मतलब किसी भी काम के नहीं हैं। इन दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट देयर इज़ नीड फॉर बोथ द ग्रुप टू चेंज देयर एटीट्यूड फॉर ईच अदर। टेलर कहते हैं कि अब टाइम आ गया है कि दोनों ग्रुप को एक दूसरे के लिए जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसे चेंज कर लेने चाहिए। ही इंसिस्ट ऑन मेंटल रिवॉल्यूशन। मतलब उनके अकॉर्डिंग कहना यही है कि एक ऐसा रिवॉल्यूशन आना चाहिए जिससे एक दूसरे के प्रति इस तरीके के मनमुटाव नहीं रखने चाहिए। विच मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड और आउटलुक फॉर ईच अदर। और वो कहते हैं कि मतलब जो वर्कर ग्रुप है या मैनेजमेंट ग्रुप है उन्हें दोनों को एक दूसरे के प्रति अपना एटीट्यूड चेंज कर लेना चाहिए। दे मस्ट डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर। और उन दोनों के बीच में पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए एक दूसरे को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड वर्क विद हारमनी एंड अवॉइड डिस्कॉर्ड। और हारमनी के साथ काम करें, कोऑपरेशन के साथ काम करें। अवॉइड डिस्कॉर्ड एज द ऑब्जेक्टिव आर इन वन डायरेक्शन ओनली। और किसी भी तरीके का जो वेरिएशन है, प्रॉब्लम है, ठीक है, या बैरियर है, उन्हें क्या करना है? रिमूव कर देना है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तभी अचीव होगा जब वो उसके वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो पाएगा। मैनेजमेंट शुड शेयर देयर गेन ऑफ द कंपनी विद वर्कर एट द सेम टाइम। वर्कर मस्ट कंट्रीब्यूट टू देयर बेस्ट लेवल। बेसिकली आपने हेनरी शोल के प्रिंसिपल पढ़े हैं 14, तो उसमें आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था रेमुनरेशन से रिलेटेड, ठीक है? तो ये प्रिंसिपल उससे मैच करता है। तो बेसिकली यहाँ भी यही बोला गया है कि मतलब जिस ईयर में कंपनी को गेन ज़्यादा अचीव हो रहा है तो उन्हें कहीं ना कहीं उस गेन का कुछ परसेंटेज
वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है। अगर क्योंकि वर्कर के साथ शेयर करेंगे तो कहीं न कहीं वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट भी करेंगे और अपने वर्क में किसी भी तरीके से डाउनफॉल नहीं लेकर आएँगे, वो हमेशा अपना बेस्ट देंगे। टेलर फील्स दैट प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉइज़ एज़ वेल एज़ एम्प्लॉयर। और टेलर ऐसा फ़ील करते हैं कि मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ किस पर डिपेंड है, वो डिपेंड है उसके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी पर और उन दोनों के रिलेशंस पर। Now for example, the main objective of worker is to earn more and the main objective of management is to maximize production। मतलब जो वर्कर्स का ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना, सैलरी या फीस, ठीक है, या कमीशन सैनिटाइज। और जो मैनेजमेंट है उनका मेन जो भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्शन करना। इंसिस्ट ऑफ द स्कोप ऑफ ईच अदर ऑब्जेक्टिव वर्कर कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर विच हेल्प इन मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑल्सो। और बेसिकली वर्कर का अचीव ज़्यादा कर सकते हैं जब वो सेटिस्फाई रहेंगे मैनेजमेंट से, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई रहेंगे तो वो मैक्सिमम प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। देयर मस्ट बी पैटर्न पैटर्नलिस्ट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एज इन केस ऑफ जैपनीज टेक्निक। और बेसिकली इसमें मतलब क्या है कि कुछ जैपनीज टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं इन जैपनीज कंपनी। द प्रिंसिपल इज प्रैक्टिसाइज एज here, manager treated worker as a part of their family, and worker also do not show that agitations by going on strike rather than they are lie or black driven to show their dissatisfaction and gain sympathy of workers. Manager must work ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद द वर्कर हेल्पिंग एंड इंकरेजिंग देम। मतलब वो ये है कुल मिला के जो एम्प्लॉयर है मतलब मैनेजमेंट है और एम्प्लॉय उन दोनों के जो रिलेशन है प्रॉपर तरीके के होने चाहिए। दोनों एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करें प्रॉपर वे में, ठीक है, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब कॉपरेशन मतलब जहाँ मोर देन 2% इन्वॉल्व हों उसकी बात की जाती है और ना कि इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं वो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंस देते हैं कॉपरेशन के कॉन्सेप्ट को। द प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हारमनी नॉट डिस्कॉप, ठीक है। बेसिकली अभी हमने प्रिंसिपल डिस्कस किया था प्रिंसिपल नंबर सेकेंड, मतलब जो प्रिंसिपल नंबर थर्ड है वो उसका एडवांस है प्रिंसिपल नंबर सेकेंड का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड on in cooperation with each other with mutual confidence and understanding for each other। मतलब जो भी वर्क किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो किस पर डिपेंड होना चाहिए, कॉपरेशन पे, ठीक है। वर्कर एंड मैनेजर मस्ट वर्क इन कॉपरेशन। जो वर्कर हैं और जो मैनेजर वो एक दूसरे से कॉपरेट करें, ठीक है। द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टाइम फॉर देम। और बेसिकली जो मैनेजमेंट है वो जब भी अपना टाइम सेट करे, स्टैंडर्ड टाइम सेट करे, तो वो अपने वर्कर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहे, ठीक है। because when standard time is set or target are set up in consultation of worker, then they try to their best to achieve it। और बेसिकली जब एक बार है ना वर्कर मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है, और मतलब अच्छे रिलेशन रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपना बेस्ट देंगे। नाउ टू हैव कॉपरेशन मैनेजमेंट वुड वेलकम गुड सजेशन ऑफ एम्प्लॉय। और बेसिकली जब कॉपरेशन जैसी कंडीशन अगर किसी मैनेजमेंट में होती है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो बेसिकली वो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी इंपॉर्टेंस देते हैं किसी भी सजेशन में, एंड दे शुड बी रिवार्डेड फॉर देयर सजेशन। और जब वो अपने सजेशन देते हैं तो उनके लिए उन्हें कहीं ना कहीं रिवार्ड भी किया जाता है। एट द सेम टाइम वर्कर शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड। और बेसिकली वर्कर को भी क्या करना चाहिए, वो मतलब उन्हें टाइम टू टाइम जो स्ट्राइक वो करते हैं वो उन्हें नहीं करनी चाहिए और किसी भी तरीके की अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी चाहिए। देयर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। और बेसिकली जो भी एम्प्लॉयर है या वर्कर हैं उन दोनों के बीच में ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द वर्कर एंड मैनेजर। और मतलब जो मैनेजमेंट है और वर्कर है उन सभी का एक इक्वल वर्क डिसाइड होना चाहिए और उन दोनों की कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऑल द डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद वर्कर हेल्पिंग इंकरेजिंग एंड स्मूथिंग द वे ऑफ देम। और बेसिकली मैनेजमेंट बेसिकली जो भी वर्कर के साइड बाय साइड काम करना चाहिए मैनेजमेंट को, ठीक है, और उन्हें टाइम टू टाइम हेल्प करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, जिससे जो भी वर्किंग है वो स्मूथली कैरिड आउट हो सके और कंप्लीट हो सके। फॉर एग्जांपल वाइल असाइनिंग जॉब टू वर्कर्स इफ मैनेजमेंट आस्क्स देम about their interest and then work is assigned according to their best interest definitely to the work
वर्कर विल परफॉर्म इट मोर एफिशिएंटली। बेसिकली जब मैनेजमेंट किसी भी एम्प्लॉय या वर्कर के इंटरेस्ट जान लेता है और वह उसके अकॉर्डिंग उन्हें वर्क असाइन करता है या जॉब असाइन करता है, मतलब जो एम्प्लॉय और वर्कर का जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उन्हें वर्क असाइन करता है, तो जो मैनेजमेंट है वो कहीं न कहीं ये देखता है कि जो वर्कर हैं या एम्प्लॉयी हैं वो कहीं न कहीं अपने काम को अच्छी तरीके से करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं, क्योंकि उस फील्ड में उनका इंटरेस्ट होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं न कहीं मैनेजमेंट की है कि जो भी जॉब है और इंटरेस्ट है उन दोनों में प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। Now the next and last principle which is given by FW Taylor is development of worker to their greatest efficiency and prosperity. इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, मतलब किसी भी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड होगी, वो डिपेंड होगी वहाँ के जो वर्कर हैं उनकी एफिशिएंसी पर। वर्कर एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। और बेसिकली जो वर्कर की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड होगी, उनकी ट्रेनिंग पर और उनके सिलेक्शन पर। ठीक है, अगर उन्हें बेटर ट्रेनिंग दी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, टेलर इंसिस्टेड ड्यू टू केयर should be taken while selecting the employees, and after selecting them they must be given job according to their qualification। और बेसिकली जब एक बार एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया जाता है तो उन्हें जो भी जॉब असाइन की जा रही है उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए, ऐसा टेलर मानते हैं। एम्प्लॉयज़ मस्ट बी सेंड फॉर ट्रेनिंग फॉर टाइम टू टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज। और एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे वो अपनी प्रीवियस नॉलेज है उसे अपडेट कर लें एज पर द करेंट नीड। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर। इससे क्या होगा, वर्कर हो या कंपनी हो दोनों की प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगी। तो हियर यू कैन सी सम कीवर्ड्स which is related to the principal development of workers to their greatest efficiency and prosperity. You can highlight some sentence like workers training is essential. Each person should be scientifically selected. Work assigned to workers should be suit his or her capabilities. So, student, I hope all of you understand this topic, scientific management part one, which is given by F.W. Taylor, and there is only four principles which is given by F.W. Taylor, and that is most important. If you have any query, any problem, you can call me, message me, ask me. Thank you.